की बात शुरू कर दी है। घर्षण हम लोगों ने कल शुरू कर दिया है। कल हम लोगों ने कुछ घर्षण और फ्रिक्शन की बातें लिखी थी, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट लिखे थे घर्षण के। पुराना मत, नया मत और स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, ये सब हम लोगों ने कल बात की थी। सोनिया, तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना? कितने नंबर आए तुम्हारे? हैं? कुछ है नंबर बताने लायक है या कुछ थोड़े बहुत तो हैं? हाँ, तो क्या निष्कर्ष निकला फिर? तो आज तो कोई क्वेश्चन करने हैं। जो कल मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको आगे गति घर्षण के बारे में, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। वो तो खैर मुझे पता है तुम्हारे नंबर कम आए, पर कितने कम आए ये पूछ रहा हूँ मैं तो बस। कितने कम आए वो पूछ रहा हूँ मैं तो। एक खुरदरी क्षैतिज सतह का, एक खुरदरी क्षैतिज सतह का स्थैतिक घर्षण गुणांक, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 एवं गति घर्षण गुणांक एवं गतिक घर्षण गुणांक अरे 40 तो ठीक है। तुम्हारे गलत क्यों निकले उसका कुछ तुमने मतलब ढूंढने की कोशिश करी कि क्या रीजन रहा उसका? गति घर्षण गुणांक 0.15 है। इस पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान इस पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान का ब्लॉक के द्रव्यमान का ब्लॉक रखा हुआ है घर्षण बल ज्ञात करो यदि ब्लॉक पर घर्षण बल ज्ञात करो यदि ब्लॉक पर नंबर 1, इसमें कुछ पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, मतलब कि फोर्स लगा हुआ है 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगा है तो घर्षण बल ज्ञात करना है। नंबर 2, यदि फोर्स 1.96 न्यूटन लगा हुआ है तो ज्ञात करना है। और नंबर 3, यदि 2.5 न्यूटन लगा हुआ है तो ज्ञात करना है। अरे मतलब ये सतह है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पर ना एक घर्षण बल कार्य कर रहा है और एक बल इसको यहाँ पे खींच रहा है। सिली मिस्टेक्स। स्वर्णा से मेरी बात हुई थी, उसकी भी खैर सिली मिस्टेक्स बहुत हुई है। कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक्स तो मुझसे भी हुआ करती थी, वो हो जाएगी सही। बस थोड़ा सा पेशेंसफुली और शांत दिमाग से करना। तो सिली मिस्टेक्स, सबसे बड़ी बात सिली मिस्टेक्स को हटाने का एक तरीका है, जो भी आंसर आप लोग लगा रहे हो ना, उस आंसर को लगाने से पहले अपने सॉल्यूशन को एक बार चेक कर लो। रुक जाओ, ठहर जाओ, थोड़ा सोचो
क्या जो मैं लगाने वाली हूँ आंसर वो सही है कि नहीं है। बस ये एक तरीका है सिली मिस्टेक्स को सही करने का। इस सवाल को करिए जरा सा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिली मिस्टेक्स ओवरकम होती है बेटा। सिली मिस्टेक्स भी ओवरकम होती है, मुझसे भी तो बहुत सिली मिस्टेक्स हुई थी, पर एक दिन मैंने ओवरकम करी है मेरी सिली मिस्टेक्स और मैंने फतेह हासिल करी है ना। चलो सवाल करते हैं। तो बेटा जब भी देखो कोई ब्लॉक होता है ना, मैं आपको इस सवाल को करने का तरीका बताता हूँ। तुमको ब्लॉक वाले सवाल करने नहीं आते ना, मैं आपको सिखाता हूँ ब्लॉक वाले सवाल कैसे करते हैं। जब भी कोई सतह है, मैंने आपको कहा है जब भी सतह पे कोई भार रखा होगा, उस भार पे नीचे की ओर लगता है एक हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उसके भार की वजह से होता है। वो सतह से जब संपर्क में है, तो कोई भी वस्तु जब सतह से संपर्क में होती है तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स, अभिलंबोत बल हमेशा काम करता है। आप बेसिकली उस पर एक बल लगा रहे हो और वो बल आप यहाँ लगा रहे हो, जैसा कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप एक बल लगा रहे हो। हालांकि इस बल का वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग इस बल का वैल्यू क्या है बेटा, अलग अलग है। वो कोई मुद्दा नहीं है, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बल का वैल्यू हो, तो वैल्यूज हो तो हम लोग बाद में काम में लेंगे। वो बताऊंगा उसका क्या महत्व है अलग अलग वैल्यूज का, समझना ध्यान से। कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो घर्षण होता है ना बेटा, वो लगाए गए बल के विपरीत दिशा में काम करता है। मतलब अगर आप आगे बढ़ रहे हो, कभी आप चलते हो, डेली चलते हो यार, कभी कभार किया, जिस वक्त आप चलते हो तो आप चलने के लिए आगे बल लगा रहे हो, बट उसी वक्त पीछे की तरफ घर्षण बल लगता है। ये तो खैर नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। तो घर्षण बहुत बड़ा महत्व रोल प्ले करता है। कब? जब हम लोग चलते हैं या कोई भी वस्तु चलती है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बल आगे लग रहा है उसके पीछे की ओर एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण, और वो एफएस यहाँ पर कार्य करेगा। मैं ऐसा मान लेता हूँ। अब यहाँ पर हम ये बात समझते हैं कि जो आपका घर्षण बल है, ठीक है ना, वो एफ एस है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, खैर स्थितिक घर्षण की 0.2 आपको दे रखी है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस में आपको एक बार लिखा देता हूँ बेसिकली, कि जो मैक्सिमम फोर्स है, जो मैक्सिमम घर्षण बल है, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू मल्टीप्लाई विद द एन। कल मैंने आपको एक प्रश्न लिखाया था, जब आपको सीमांत घर्षण बल पढ़ाया था, तो सीमांत घर्षण का एक नियम था कि जैसे ही आप चलना शुरू करोगे उसी वक्त सीमांत घर्षण वहां पर कार्य करेगा, जिसकी वैल्यू म्यू एन होगी। और ये जो एन है, बल के संरक्षण नियम से एन जो है बलों का संयोजन या बैलेंस ऑफ फोर्स जब आप करते हो, तो फोर्सेस का बैलेंस करते वक्त एन इज इक्वल टू एम जी आप लोग ले रहे हो। हाँ, फोर्स लगेगा तो मूव करेगा ना। अब यही तो हमको देखना है कि वो मूव करेगा या नहीं करेगा, समझ में आई है? ये अलग अलग बलों के ऊपर निर्भर करता है। अगर लगाया गया बल स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो वो मूव करेगा, लगाया गया बल स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो मूव नहीं करेगा। मैंने कल एग्जांपल देके समझाया भी था, ठीक है। जैसे मान लो कि ये वस्तु रखी हुई है, इस पर आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ, ये नहीं हिली, नहीं चली, क्योंकि आपने जो बल लगाया है वो इसके स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। थोड़ा बल बढ़ा दो, ये चलना शुरू कर देगी, इसका मतलब ये बल उसके स्टैटिक फ्रिक्शन से ऊपर पहुंच गया। यही तो हमको देखना है, यही तो हमको देखना है कि अगर उसका स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह से है मैक्सिमम, तो वो एक्सटर्नल फोर्स से अगर कम है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है बेटा, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स उसके फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो वस्तु स्थिर रहेगी, क्योंकि आपने जो बल लगा रहे हो ना वो बहुत कम है। आप जो बल लगा रहे हो वो बहुत कम है,
तो इसीलिए वस्तु स्थिर रहेगी। आप ज्यादा बल लगाओ ना तो वस्तु स्थिर नहीं रहेगी, वो चलेगी। ठीक है ना। थोड़ा और समझते हैं इसको। अब ये एफ मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, एन बराबर एम जी के है। सो म्यू मल्टीप्लाई विद द एम जी हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब म्यू का वैल्यू कितना है, ऊपर लिखा हुआ है 0.2, क्योंकि ये स्थैतिक के लिए है। स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है हमारे पास, 0.2। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2, एम का वैल्यू 1 है और जी का वैल्यू 9.8 है। तो हालांकि ये पूरा बल ही है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1.96 न्यूटन आएगा। तो पहला सवाल जो है ये बात बोलता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो। आप जो फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नली वो 1 न्यूटन का लगा रहे हो। आप जो फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नली वो 1 न्यूटन का लगा रहे हो, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से काफी कम है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से काफी कम है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, सो द फाइनल आंसर इज, सो बॉडी इज इन रेस्ट। बात समझ गए, बोलो सही बात है। ठीक है, दूसरे में क्या समस्या है, हमने यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया इसलिए। दूसरे में क्या समस्या है, दूसरे में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बराबर है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन केस कहलाएगा, सीमांत घर्षण। मतलब जस्ट आपकी वस्तु चलना शुरू करेगी ही करेगी, जस्ट आपकी वस्तु चलना शुरू करेगी, इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देंगे। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन जहां मैक्सिमम हो गया। एक मिनट, मैंने फिर ये गलत लिखा है यहाँ पे, इसको आप एक काम करो, आप मैक्स मत लिखो, यहाँ पे आप स्टैटिक लिखो। इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। सो ये स्टैटिक लिखना है यहाँ पे, तो क्या ओके। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम हो। आ गई बात समझ में, बोलो। तीसरा केस अगर हम लोग लेते हैं, तो तीसरे केस में क्या है बेटा कि F जो है वो कम है लगाए गए बल से। इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 2.5 न्यूटन दे रखा है। तो इसका आपको दे रखा है 1.96। तो इसका मतलब इन दिस केस, बॉडी विल बी इन मूविंग कंडीशन। लिख लो, इन दिस केस बॉडी, इन दिस केस बॉडी विल बी इन मूविंग कंडीशन। अब आप बोलोगे एक बार लगा के देख लेते हैं। एफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो, म्यू एम जी। तो हमारे पास म्यू का वैल्यू कितना हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.15, एम का वैल्यू 1 है और जी का वैल्यू कितना है 9.8 टन।
तो ये भी खैर 2.5 ही आया। दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू। मैंने ऐसे बोला, इन दिस केस बॉडी विल बी इन मूविंग कंडीशन। In this case, body will be in moving condition. बस। अब लिखो नंबर तीसरा घर्षण, जो हम लोग बार बार बोलते हैं, गतिक घर्षण के बारे में। नंबर तीसरा लिखो, गतिक घर्षण, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, जो मैंने कल लिखाया नहीं था बट आज लिखा दूंगा मैं। तीसरा लिखो, इसमें कुछ बातें लिखो, पहले नोट डाल के। अच्छा चलो, गतिक घर्षण बाद में लिखना, पहले नोट डाल लो, छोड़ो। गतिक घर्षण बाद में लिखना, उससे पहले एक नोट डाल लो। मुझे 2 लाइन दिख गई। लिखो नंबर 1, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल वस्तु की स्थिर अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल वस्तु की स्थिर अवस्था में आरोपित बल को संतुलित करता है। स्थैतिक घर्षण बल वस्तु की स्थिर अवस्था में आरोपित बल को संतुलित करता है। नंबर दूसरा नोट लिखो, सेकंड नोट लिखो, स्थैतिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समंजित, मतलब एडजस्ट, स्वतः समंजित होने वाला बल है। अच्छा पहला नोट समझाते हैं आपको, रुको। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल वस्तु की स्थिर अवस्था में आरोपित बल को संतुलित करता है। स्थिर अवस्था में आरोपित बल को संतुलित करता है, समझना ध्यान से। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई वस्तु रखी है स्थिर अवस्था में,
इस पे स्थैतिक घर्षण बल जो है वो मैं लगाता हूँ सपोज, ठीक है ना। स्थैतिक घर्षण बल जो है वो मैं लगाता हूँ, तो जो आरोपित बल है ना उसको संतुलित कर रहा है। मतलब कहने का ये बल मैं आड़ा लगाऊं कि टेढ़ा लगाऊं, अगर स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा है ना तो फिर ये बल जो है ना कहीं से भी लगाओ आप, ठीक है, इसको संतुलित कर देगा, वो इसको एडजस्ट कर देगा इसी के अंदर। समंजित का मतलब ये है कि स्वतः समंजित होने वाला बल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप है ना क्या बोलते हैं, इसमें स्थैतिक घर्षण बल लगाते भी हो ना तो वो स्थिति में वस्तु को बनाए रखता है, इसलिए उसको कहीं से भी मेजर करो आप, वो ऑटोमेटिक रहेगा बल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। स्वतः समंजित मतलब स्वयं को एडजस्ट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना। तो खैर वैसे ये नोट इतना काम का नहीं है आपके, बट फिर भी एक बार ये है कि सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है ये स्वतः समंजित बल। हाँ, संतुलित रहेगी वस्तु, ये बात सही है। आप कोई सा भी बल लगाओ उसमें किसी भी दिशा में आड़ा टेढ़ा, अगर स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा है तो वस्तु एडजस्ट रहेगी, वो आरोपित बल को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेगा। सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स in the static condition balance all the external forces। हाँ किस, अरे मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है ना सौरभ, उस पर क्या लिखा है, वस्तु को स्थिर अवस्था में, तो इसका साफ साफ तात्पर्य है कि वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, खिसकेगी नहीं। यही तो कह रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है ना। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? हाँ तो यह तुम्हारा क्वेश्चन, रुको एक मिनट। अब इसका आंसर तुम बताओ, एट विच पोजीशन फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर। सवाल तो अच्छा है, सौरभ बताओ, एट विच पोजीशन, एक तो ये पोजीशन दे रखी है, कल एक मैंने एक बात लिखवाई थी एरिया को लेके, तुम्हें याद है सौरभ? मैंने कल एरिया को लेके एक बात लिखवाई थी, कि सीमांत घर्षण बल स्पर्श सतहों के मध्य के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि संपर्क वाली इन दो वस्तुओं के अभिलंबन प्रतिक्रिया समान रहे। अगर हमारे पास प्रतिक्रिया समान रहती है ना, तो वो बेसिकली
निर्भर नहीं करता कि टचिंग क्षेत्रफल कितना है। तो सीमांत घर्षण बल वो है। अब तुम कौन सा फ्रिक्शन पूछ रही हो? देखो, अगर तुम सीमांत पूछ रही हो तो फिर तो सेम रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक अलग चीज होती है, ठीक है। हाँ, सीमांत की तो बोल रहा हूं मैं। सवाल क्या है? उसका सवाल क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर। उसने फ्रिक्शन फोर्स बोला, उसने सीमांत वगैरह की तो कुछ बात बोली। वही तो मैं बोल रहा हूँ। स्टैटिक है तो ए में ज्यादा होगा, बी में कम होगा, और अगर सीमांत घर्षण बल है तो फिर दोनों में बराबर होगा। ठीक है ना? समझ आएगी बात? सर कारण मैं बताता हूँ आपको। ए ब्लॉक को सरकाने में ज्यादा फोर्स लगेगा, बी ब्लॉक को टिच करोगे उतने में ही सरक जाएगा वो। बी ब्लॉक को तो ऐसे टिच करोगे उतने में ही वो सरक जाएगा, है ना? चलो, अब आप हेडिंग दो गतिक घर्षण के बारे में लिखो। गतिक घर्षण, इसमें लिखो, यदि वस्तु आपेक्षिक गति कर रही है, यदि वस्तु आपेक्षिक गति कर रही है तो इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला तो इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल तो इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। तो इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिखाने, वो लिखो। नंबर वन, गतिक घर्षण बल का मान सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। गतिक घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। ये तुमको बताइए, देखो, गाड़ी को स्टार्ट करने में मेहनत लगती है पर गाड़ी चलाने में इतना मेहनत नहीं लगता। जितना पेट्रोल गाड़ी को स्टार्ट करने में खर्च होता है उतना उसको आगे बढ़ाने में खर्च नहीं होता है ना। थोड़ा शुरू करने में मेहनत लगती है ना, ऐसा होता है। नंबर दूसरा लिखो, इसका मान भी कैपिटल एन के मान पर निर्भर करता है। ऊपर लिखा ही दिया मैंने, एफ प्रोपोर्शनल टू एन होता है। इसका मान भी कैपिटल एन के मान पर निर्भर करता है। नंबर तीसरा, इसका मान
वस्तु की गति के प्रकार पर निर्भर करता है, सॉरी, वस्तु की गति के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। इसका मान वस्तु की गति के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। इसका मान वस्तु की गति के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। मतलब ब्रैकेट में लो, जहाँ त्वरित गति हो, मंदित गति हो, नियत गति हो, गति होनी चाहिए बस, है ना। वो फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखो ब्रैकेट में त्वरित गति, कोमा मंदन गति, त्वरित गति, कोमा मंदन गति, कोमा नियत गति, ईटीसी, कोई भी गति हो उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यह नियत होता है। ब्रैकेट क्लोज करके लिखो, क्योंकि यह नियत होता है। क्योंकि यह नियत होता है। नंबर चौथा पॉइंट लिखो, इसका संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वैल्यू, इसका संख्यात्मक मान जैसे ऊपर लिखा था वैसे लिखो। इसका संख्यात्मक मान क्या होता है, लिखो इसका संख्यात्मक मान एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, जहां म्यू के गतिज घर्षण गुणांक है, जहां म्यू के गतिज घर्षण गुणांक है। सेम वैल्यू देखो, स्थैतिक घर्षण में भी सेम फॉर्मूला होता है, गतिज घर्षण में भी सेम फॉर्मूला है, बस गुणांक का फर्क पड़ रहा है। वहां म्यू के था, यहाँ म्यू के है, वहां म्यू है, स्टैटिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण, बस सिंपल सी बात। अब इसमें नीचे अलग से नोट डालो, देखो अलग से डालना, ये उसमें मिक्स मत कर देना। नंबर 1 लिखो, म्यू एस व म्यू के मान, म्यू एस व म्यू के मान म्यू एस व म्यू के मान संपर्क में आने वाली दोनों सतहों की प्रकृति, संपर्क में आने वाली दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करती है, दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अर्थात म्यू का मान संपर्क सतहों के पदार्थ पर निर्भर करता है। म्यू का मान संपर्क सतहों के पदार्थ पर निर्भर करता है। ओके, तो ये सिंपल सी बातें हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, म्यू एस व म्यू के विमाहीन होते हैं।
म्यू एस व म्यू के विमाहीन होते हैं। ओके, अब एक हेडिंग दो, आरोपित बल व घर्षण बल के मध्य ग्राफ। आरोपित बल व घर्षण बल के मध्य ग्राफ लिखो। ये भी खैर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बड़ा फेमस ग्राफ होता है यार। 11th क्लास के बच्चे बड़ा देखते हैं इस ग्राफ को और बड़ा सोचते हैं इस ग्राफ से प्रश्न आएगा। आता भी एक खैर इस ग्राफ से प्रश्न। एक ग्राफ है, आप यहाँ पे आरोपित बल, कोई फोर्स लगा रहे हो बाहर से, आरोपित बल, और ये हमारा घर्षण बल है जो हम लोग लगा रहे हैं। एफ मैक्स जो कि है म्यू एस आर स्टैटिक घर्षण बल। तो यहाँ पर एक बल ऐसा लगाते हैं, फिर थोड़ा 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 बढ़ाते 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 एक सीमांत घर्षण आता है, थोड़ा सा उससे कम करके फिर हम लोग एक गति घर्षण की वैल्यू यहाँ पर ले आते हैं, है ना। ये होता है ना, देखा हुआ तुम लोगों ने खेल। तो ये आरोपित बल हम लोगों ने लगाया, ये ए पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया और बी पॉइंट तक आते धीरे धीरे हो गया, फिर सी पॉइंट तक हो गया। यहाँ पे सीमांत घर्षण लग रहा है, यहाँ पर सीमांत घर्षण है। ये जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ एस, यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये एफ के का है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स होता है, तो वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। तो एफ एस मतलब लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन केस भी होता है जो मैंने ए पॉइंट पे बनाया हुआ है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये एफ एल है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एस, एफ एल और एफ के करके ये हम लोग लिख सकते हैं। समझ आ गई बात? बना लो ग्राफ, आसान ग्राफ है, कोई बड़ा ग्राफ नहीं है, बचपन में खूब पढ़ते थे इस ग्राफ को ना। तो ये आपको बताइए कि देखो सीमांत घर्षण थोड़ा सा ज्यादा होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 कम होता है और एकदम से कांस्टेंट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करो इसी के ऊपर बेस्ड, लिखो क्वेश्चन लिखना। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, लिखो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को खुरदरी सतह पर रखा जाता है। खुरदरी सतह पर रखा जाता है। यदि स्थित व गति घर्षण गुणांक क्रमशः यदि स्थैतिक व गति घर्षण गुणांक क्रमशः 0.5 व 0.4 हो, 0.5 व 0.4 हो, जबकि वस्तु पर लगने वाला घर्षण क्षैतिज बल, जबकि वस्तु पर लगने वाला जबकि वस्तु पर लगने वाला घर्षण क्षैतिज बल
नंबर 1 15 न्यूटन, नंबर 2 25 न्यूटन, एंड नंबर 3 35 न्यूटन हो। तो आपको क्या निकालना है? घर्षण बल निकालना है बेटा। तो मैं निकालता हूँ, देखो नंबर 1 मेरे पास बच्चों देखो एफ है, मुझे नहीं पता ये स्थितिक है या फिर गतिक है, मैं बस इसको निकालना चाह रहा हूँ एफ को। सो एफ मैक्सिमम जब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ जो भी है, तो म्यू एन उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं पहले स्थितिक की बात करता हूँ, बिकॉज उसने 0.5 उसका वैल्यू दे रखा है, और एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है नॉर्मल फोर्स की तरह। सो एन इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर एम की वैल्यू भी दे रखी है, खैर जी तो 9.8 ले लो या 10 ले लो, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.5 मल्टीप्लाई विद द एम मतलब 5 मल्टीप्लाई विद द जी, जी ऑलमोस्ट 10 ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है 10। सो इट शुड बी 25, जो भी है 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन, एक ही बात है, न्यूटन भी आप लोग बोल सकते हो, उसको न्यूटन बोल दो। तो यहाँ पर आपका जो पहला सवाल है वो है 15 एन का, तो इसका मतलब ये हुआ 15 एन का अगर ये सवाल है, दैट मीन्स वी कैन से दैट 15 न्यूटन इज लेस देन टू दी 25, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो भैया बॉडी तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी इज इन रेस्ट रहेगी ना, सिंपल से, कोई पहले वाला सवाल ही हो क्या। मीन्स अब ये जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा सवाल करो बच्चों। इसमें आप लोग निकालो एफ एक्सटर्नल कितना है तुम्हारे पास, 25 न्यूटन। एफ एक्सटर्नल कितना है तुम्हारे पास, 25 न्यूटन। और एफ मैक्सिमम कितना है तुम्हारे पास, 25 न्यूटन। एफ मैक्सिमम मतलब कितना, 25 न्यूटन। तो भाई साहब ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन केस हो गया ना, तो लिख लो लिमिटिंग फ्रिक्शन केस, सीमांत घर्षण बल का हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस हो गया। और तीसरा वाला लिख लो फटाफट से, एफ एक्सटर्नल कितना है तुम्हारे पास, 35 न्यूटन, और वो कितना है तुम्हारे पास, 25 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्सटर्नल बड़ा है एफ फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन केस हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन केस। तो इसका एक तात्पर्य और हुआ, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो वैल्यू निकालें काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो वो mg के बराबर हो जाएगी। एम म्यू का वैल्यू कितना है, 0.4 है, m का वैल्यू 5 है, और g का वैल्यू 10 के आसपास है। तो कुल मिला के ये हमारे पास 20 न्यूटन के आसपास काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास निकल आएगा। तो बस हम लोगों ने हर तरह का फ्रिक्शन निकाल लिया। स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लिया, वो रहा ऊपर 15 न्यूटन। फिर हम लोगों ने निकाल लिया लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि 25 न्यूटन है। फिर हमने निकाला काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि 20 न्यूटन है। दैट्स इट, खत्म काम। तो ये हमारे पास कुछ सवाल हो गए फ्रिक्शन के। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन एंगल, मतलब कि घर्षण कोण। घर्षण कोण पढ़ेंगे, उसके कुछ सवाल है वो करेंगे। तो घर्षण कोण का तात्पर्य हम लोग अब देखते हैं क्या करते हैं। तो मेरे हिसाब से अब घर्षण कोण हम लोग कल ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, कल देखते हैं घर्षण कोण क्या होता है। और तुमने वो सवाल कर लिए ना सारे यूनिट नंबर 3 के? अब डाल दूं मैं यूनिट नंबर 4 के सवाल आज, तुम कहो तो बोलो। तो प्रॉब्लम यूनिट नंबर 4 में ये तो 6 नंबर यूनिट है। एग्जाम्पल होंगे ना, देखो बहुत सिंपल। अभी तो केवल मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ। अभी तो केवल एक ही चीज समझा रहा हूँ मैं आपको, घर्षण के प्रकार, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। समझना ध्यान से। अभी मैंने केवल 2 दिन में इतना समझाया है आप लोगों को कि ये वस्तु रखी हुई है, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ये वस्तु नहीं हिलेगी। मतलब जो फोर्स आपने लगाया है वो इस फोर्स के कंपेयर में, देखो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और वो नॉर्मल फोर्स इसके भार की वजह से लग रहा है। वस्तु का जितना भार होगा उसके ऊपर उतना ही नॉर्मल फोर्स लगेगा, और वो उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन में रहेगी। तो आप जब बाय बल लगा रहे हो, तो बाय बल इसको हिला नहीं पा रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है और अप्लाइड फोर्स जो है वो कम है। फिर जैसे ही वस्तु हिलना शुरू हुई, तो जैसे ही वो हिलना शुरू हुई उस स्थिति में स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम अवस्था में पहुंच जाएगा, मतलब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन केस कहलाएगा। फिर उसके बाद वस्तु धीरे 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 चलना शुरू कर देगी। गाड़ी आप लोगों ने स्टार्ट करी है कभी किक मार के, या फिर कार को स्टार्ट किया हो? तो जब गाड़ी को किक मारते हैं ना हम लोग, तो वो किक वाली जो कंडीशन होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन केस है। अगर आपने एक बार किक मारा धीरे से, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मतलब उसका स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, वो रुकी हुई है वस्तु। और फिर आप लोगों ने जैसे ही गाड़ी को किक जोर से मारा, वो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन केस है, मतलब वहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर अपना वो स्टैटिक फ्रिक्शन त्याग देती है, सीमांत घर्षण जो है वो अपना खत्म कर देती है वहां जाके, सॉरी सीमांत घर्षण पे जाके अपना स्टैटिक फ्रिक्शन या घर्षण को खत्म कर देती है। फिर वो चलना शुरू कर देती है आराम से, फिर ज्यादा फोर्स नहीं लगता उसमें। एक बार जब वो चलना शुरू किया उसने, तो सड़क और टायर के बीच का फ्रिक्शन है वो, तो वो इतना ज्यादा नहीं होता, वो कम होता है। तो वो फिर जब चलना शुरू कर देगी धीरे 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 धीरे, तो वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, क्योंकि वहां पर वस्तु चल रही है। घर्षण से वस्तु की गति का विरोध होता है। घर्षण से वस्तु गति नहीं कर पाती है, और जब वो स्थिर अवस्था में होती है, स्थितिक स्थिति होती है, तो वैसे ही गति नहीं कर रही। इसका मतलब घर्षण अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि वो वस्तु गति नहीं कर पा रही है। आई बात समझ में? वो वस्तु गति नहीं कर पा रही है। ओके, पर जब वस्तु ने गति करना शुरू कर दिया, तो गति का विरोध कम हो रहा है। बट फिर भी गति का विरोध होता है घर्षण। जब हम टायर और रोड के बीच का वातावरण देखते हैं, तो टायर घसीटते हैं रोड पे, तो गति का विरोध तो कर रहे हैं ना वो।
तो इस स्थिति में हम ये बात इजीली बोल सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, स्टैटिक ज़्यादा होता है। सामान्यतः स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि वो वस्तु को स्थिर अवस्था में रखता है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो वस्तु की गति में लग रहा है और गति का विरोध करना ही तो फ्रिक्शन होता है। तो गति का विरोध कहाँ हो रहा है? स्टैटिक स्टेट में ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू काइनेटिक। इसलिए एफ काइनेटिक की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू एफ स्टैटिक। और स्टैटिक का भी मैक्सिमम तब होता है जब सीमांत घर्षण होता है। सीमांत घर्षण मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ आएगी बात? तो अभी तो केवल यही समझाया 2 दिन मैंने, 3 तरह के फ्रिक्शन समझाए। अब कल कुछ नई चीज पढ़ेंगे जिसे बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शन एंगल।